नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टीवी भारत। किसानों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वृद्धावस्था देने के उद्देश्य से नाबार्ड ने लखनऊ के एक निजी होटल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली से आए पीएफआरडीए के विशेषज्ञों ने किसानों को पेंशन योजना से जोड़ने के तरीकों और इसके फायदों पर विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली से आए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के मुख्य महाप्रबंधक और आशीष कुमार ने बताया कि पहले इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इससे एग्रो सेक्टर और एमएसएमई से जुड़े लोगों तक विस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मकसद साफ है, 60 साल की उम्र के बाद किसानों को सम्मानजनक एनपीएस पेंशन मिल सके। यह योजना 18 से 70 वर्ष तक के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है और सबसे खास बात है कि यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी और दोनों के ना रहने पर बच्चों को पूरी बची हुई राशि दे दी जाएगी। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशीष कुमार, मुख्य महाप्रबंधक पीएफआरडीए नई दिल्ली से आया। आज का प्रोग्राम हम पीएफआरडीए जो है अमर उजाला के सौजन्य से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बेसिकली इस कार्यक्रम का आधार है कृषि और कृषि से जुड़े गतिविधियों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम फसल पेंशन योजना क्या है? ये फसल पेंशन योजना नहीं है, बेसिकली ये एनपीएस है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, जिसमें कि हम पहले भारत सरकार के जो कर्मचारी थे उनको हमने शामिल किया, फिर हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों को शामिल किया, फिर इसके बाद हमने कॉर्पोरेट जो कर्मचारी हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया। अब हम चाह रहे हैं कि एमएसएमई और एग्री सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम पेंशन की व्यवस्था करें। इससे किसानों को क्या लाभ होगा? किसानों की जो जब तक वो कार्य करते हैं 60 साल के पहले तक या 65 साल के पहले तक, तब तक उनकी इनकम जो है कुछ होती है, लेकिन 65 साल के बाद जब वो कार्य करने के लायक नहीं रह जाते हैं, उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं रहता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो अपने कार्य करने के दौरान ही पर्याप्त जो है सेविंग्स करें और उनको एनपीएस में इन्वेस्ट करें ताकि वो 60 साल 65 साल के बाद एनपीएस के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर सकें। एनपीएस में क्या क्या प्रावधान है किसानों के लिए? एनपीएस में अगर आप 18 साल से 70 साल का कोई भी व्यक्ति जो है इसको ज्वाइन कर सकता है और ज्वाइन करने के बाद जो भी एक्युमुलेशन होता है, जो भी राशि उनके वृद्धावस्था तक इकट्ठी होती है, 70 साल तक मान लीजिए या 65 या 60 साल, जो भी राशि इकट्ठा होती है उस राशि को हम लोग एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्हें वो पेंशन देती है। जब तक उनका जीवन रहता है तब तक उन्हें मिलती है वो पेंशन, उनके नहीं रहने के बाद उनकी पत्नी को भी मिलती है और जब पति पत्नी दोनों नहीं रहते हैं तो जो भी राशि 60 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जब तक वो अपनी पेंशन लेना शुरू नहीं करते हैं उस समय तक की जो भी राशि इकट्ठी हुई है वो राशि उनके बच्चों को वापस दे दी जाती है। थैंक यू जी। वही नाबार्ड लखनऊ के डिप्टी जनरल मैनेजर सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए उम्र के अंतिम पड़ाव पर एक आर्थिक सहारा बन सकती है। जब किसान के पास कोई आय का स्रोत नहीं होता तब यह पेंशन योजना के उनके बुजुर्ग जीवन में लाठी की तरह काम करती है। किसानों को औपचारिक पेंशन सुरक्षा से जोड़ने के लिए यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है और अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर के किसान इस योजना का कितना लाभ उठा पाते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर है, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर नाबार्ड से हूँ।
जी ये बताइए एनपीएस क्यों जरूरी है किसानों के लिए? क्या लाभ है उसके? एक गरिमापूर्ण रिटायर्ड लाइफ यह हर किसी का हक है, चाहे वह कृषक हो या कोई अन्य आम जन। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषक जो हैं उनकी लाइफ जब वो एक्टिव वर्कफोर्स में होते हैं उस वक्त भी काफ़ी कठिन होती हैं। उन्हें विभिन्न बाधाओं का, अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। और कोई भी किसान जो है वह रिटायर्ड लाइफ जो कहते हैं वह फोर्स्ड रिटायर्ड लाइफ वो लीड करता है। जो लोग जॉब में हैं वो तो स्वतः रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी कई बार जो है जो स्कीम से पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो बेहतर होती है। लेकिन किसानों के लिए ऐसी कोई जो है सुविधा नहीं है, तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस तरह की स्कीम उनके भविष्य के पोस्ट रिटायरमेंट जो है उनकी लाइफ जो होगी उनमें उन्हें सहयोग करेगी और उनके परिवार को भी सपोर्ट करेगी। ये किसानों को किस तरीके से ये फायदा पहुंचाएगी और क्या इसमें इसमें कुछ आने वाली चुनौतियां भी हैं? अ, निश्चित तौर पे जो इस तरह के सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो खास करके ऐसे वर्ग के लिए सरकार जो है वो अ, उनके केंद्र में रखती है, ऐसे वर्ग को जिनके पास जो है सुविधाओं का अभाव है। तो एनपीएस जो है जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें जो है जब उनका एक्टिव लाइफ एज ए वर्क फोर्स जो है वो नहीं रहेगा तो उन्हें एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी एक मिनिमम उन्हें जो है उन्हें पेंशन मिलेगी जिससे वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर ढंग से लीड कर पाएंगे। और साथ ही जहाँ तक चुनौतियों का बात है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अवेयरनेस इस तरह की जानकारी पहुँचाना और लोगों को जो है इसके महत्व को पहचानने में मदद करना। और एक बार जो है इस तरह की स्कीम जो है उसके महत्व से आमजन अवगत होते हैं तो निश्चित रूप से जो है इनका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे होता है। तो जानकारी का अभाव और कहीं न कहीं जो है भविष्य में इसकी कितना महत्व है इसके बारे में वो अवगत नहीं हो पाते हैं। यह एक चुनौती है जो कि इस तरह के कार्यक्रम से उन पे कहीं न कहीं हम विजय पा सकते हैं। थैंक यू। राजनीति में एक बार फिर एआई वीडियो ने बवाल मचा दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्हें चाय बेचते हुए दिखाया गया और वीडियो में पीएम मोदी केटली और ग्लास लेकर चाय बोलो चाय चाय कहते नजर आए और बैकग्राउंड में रेड कॉरपोरेट और कई देशों के झंडे दिखे जिनमें भाजपा का झंडा भी शामिल था। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब ई कौन क्या बे। वीडियो सामने आते ही भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज केतुवर्दी ने भी कहा कि कांग्रेस को जनता पिछले 10 सालों से जवाब दे रही है और इससे कृत्य पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। राजनीतिक गलियारों में एआई वीडियो को लेकर घमासान तेज हो गया है और एआई वीडियो विवाद ने राजनीतिक बहस को नई ऊंचाई दे दी है और अब देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा इस पर आगे क्या कदम उठाती है। आज देश में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, यह इस वीडियो ने दिखाया है। ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता, जिन्होंने इस तरह का वीडियो जब देखा तब उन्होंने यह वाक्य हमारी मीडिया टीम को बताया। यह मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एआई वीडियो चाय बोलो चाय को लेकर। इस वीडियो में एक तरफ एक हाथ में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय की केटली लेकर चल रहे हैं और दूसरे हाथ में चाय के गिलास है। उस वीडियो में कुछ सेकंडों में यह सुनाई दे रहा है, चाय बोलो चाय। इस तरह का वीडियो कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। इस वीडियो के बाद अब राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि इस तरह की राजनीति कभी पहले होती नहीं थी, लेकिन अब इस तरह की राजनीति होने लगी है। इस वीडियो के बाद राजनीतिक गलियारों में यह वीडियो
बहुत ट्रेंड कर रहा है और लगातार इस पर कई तरह के सवाल जवाब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्षों से आ रहे हैं। हालांकि जब भाजपा के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से पंकज जी से इस मामले में बात की तो उनका कहना है कि जनता पूरे भारत की लगातार कांग्रेस को दबा। कांग्रेस ने चाय वाला वीडियो एआई का जारी किया है और जिस तरह की बात लिखी क्या देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की निर्लजता धारण करी है, उसकी दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। भारत देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एआई वीडियो बनाकर इस प्रकार प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, ये ही शायद राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की संस्कृति है। राहुल जी और सोनिया जी के इशारे पर ये बार-बार एक व्यक्ति को अपमानित करते हैं जिसने माँ भारती का मान बढ़ाया। तो वो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जिनके लिए भारत, भारतीयता और भारत के लोगों के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सम्मान नहीं है, उसी प्रकार के कृत्य करेंगे। जनता इनको 2014 से बराबर उत्तर दे रही है। आप इस प्रकार प्रधानमंत्री जी का नकली वीडियो डालकर क्या संदेश देना चाहते हो? क्या इस प्रकार के नकली वीडियो डालकर आप असल राजनीति कर पाओगे, जो जनता के दिलों को जीतने की है, जो मोदी जी ने किया? तो आप अपनी लाइन बड़ी करने की बजाय मोदी जी की लाइन छोटी करना चाहते हो, कैसे संभव है? इस प्रकार के कृत्यों से तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। लखनऊ से एक बड़ी खबर। जनेश्वर मिश्रा पार्क को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही सोशल मीडिया पर इस फैसले का विरोध जताते हुए सरकार पर जन विरोधी कदम उठाने का आरोप लगा चुके हैं। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता जनेश्वर मिश्रा पार्क के बाहर ऑक्सीजन मास्क पहनकर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पार्कों को निजी हाथों में सौंपने जनता के फेफड़ों पर हमला जैसा है। छात्र सभा ने आरोप लगाया कि सरकारी उपेक्षा और निजीकरण मिलकर शहर का हरियाली तंत्र खत्म कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सरकार से फैसले का वापस लेने की मांग करते हुए देखे। सपा के इस प्रदर्शन के बाद अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि एक बदमाश को दबोच लिया गया और मुठभेड़ चोला रोड पीला बम्बे के पास हुई। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने
दिन दहाड़े एक वाहन को रोकने की कोशिश की थी और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों मुकेश मुला और पावन को गोली मारकर घायल कर दिया। तीसरे बदमाश युवराज डॉन को दबोच लिया गया और पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाशों से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस और 2 झंडा कारतूस बरामद किए गए और घायल बदमाशों का इलाज सूरजमल जाटिया हॉस्पिटल और खुर्जा में किया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस आगे भी अपराधियों पर निगरानी रखे हुए है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पूरा क्या मामला है? आज दिनांक 2/3 दिसंबर की रात्रि में थाना खुर्जा नगर पुलिस एवं स्वाट टीम देहात की संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को घायल अवस्था में एवं 1 अपराधी को सामान्य अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम मुकेश, पवन एवं युवराज उर्फ युधिष्ठिर बताए हैं। ये तीनों ही खुर्जा कस्बे के रहने वाले हैं। पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि कल दिनांक 2 दिसंबर की दोपहर में इन अपराधियों के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक अर्जुन के साथ मारपीट एवं गोली मारने की घटना की थी, जिसमें अर्जुन गंभीर रूप से घायल हुआ था। इन अपराधियों के पास से 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस एवं 1 बाइक बरामद हुई है। घायल अपराधियों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है एवं इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, ये कौन सी जगह है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है? ये चोला रोड पर पीला बम्बा के पास ये मुठभेड़ हुई। फिर से लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सख्त आदेश के बाद प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने झोपड़पट्टी क्षेत्रों में दस्तावेजी जांच अभियान शुरू कर दिया गया है और हजरतगंज और दालीबाग सहित कई इलाकों में अवैध रूप से रहने वालों को आधार कार्ड और NRC और अन्य पहचान दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों को वापस भेजा जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे लोगों की मदद न करें। अगर कोई मदद करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में पुलिस महकमा इस अभियान में सक्रिय है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। इधर आ जाइए, लाइट इधर से है ना। तुम कौन हो? कैमरा मैन। साफ सफाई के काम में लगे हुए लोग हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, कागज चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और बाकायदा लाइट में खड़े जाओ, रहने वाला है। कहाँ के रहने? आसाम के। कागज वगैरह पुलिस ने आपके सर पे चेक किया, सब चेक करा दिया आप लोगों ने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है, जो अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्ला आसाम की रहने वाली हैं और ऐसे तमाम। राजापुरी बगीचा, आधार कार्ड है आपके मोबाइल? दिखाओ तो। कहाँ घर है? गुड़ियाओं में। कितने लोग हो आप लोग? नहीं, पूरा गुड़ियाओं में कितने हो बात बेटा के? कितने? 100 परिवार, 200 परिवार। लखनऊ से है गंभीर और मामला सामने आया है। गोमती थाना क्षेत्र के विशालखंड 2 में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी महिला से दारू ठेके पर मुलाकात करने के बाद उससे झोपड़पट्टी पर ले गए और महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया, जिसके बाद आरोपी उससे हत्या कर फरार हो गए। वारदात के समय महिला ने विरोध किया, लेकिन आरोपी अपनी योजना में सफल रहे और पुलिस ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। कैसे अंजाम दिया गया? ये दिनांक 1 दिसंबर 2025 को
थाना गोमती नगर को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि रोड पर एक महिला की डेड बॉडी मिली है जो एक जगह दीवार से सटी हुई बैठी हुई सी प्रतीत हो रही है। घटना की सेंसिटिविटी देखते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। महिला की तब आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करके महिला को आइडेंटिफाई किया गया था, जहां इसकी पहचान रेखा वर्मा के तौर पे हुई थी जो अलीगंज की रहने वाली थी। इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना एकदम ब्लाइंड होने के कारण इसमें हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाना गोमती नगर की टीम्स थी और पूर्वी जोन की क्राइम टीम और सर्विलांस की टीम्स थी। इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए मैनुअली काफ़ी सारा इनपुट कलेक्ट किया गया। पूरी पृष्ठभूमि महिला की, इसके संबंधियों के रिश्तेदारों की जानी गई। साथ के साथ लगभग 100 से 150 कैमरेज प्रतिदिन देखे गए। टोटल लगभग अराउंड 300 से 400 कैमरे देखे गए, जिससे कुछ संदिग्धों को हमने आइडेंटिफाई किया था। उन संदिग्धों पर मैनुअली काम करते हुए आज थाना गोमती नगर की पुलिस द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके नाम क्रमशः देवेंद्र सिंह हैं, जो यहाँ पे किराए के मकान में रहता है, हाल पता जनपद कानपुर का है, तथा सूरज पाल है जो सैरपुर का रहने वाला है, हाल पता पानी की टंकी, थाना गोमती नगर का है। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 30 नवंबर 2025 को रात्रि में लगभग 8 बजे के करीब जब देवेंद्र सिंह अपना ई रिक्शा चला के अपनी ड्यूटी ख़त्म करके एक शराब के ठेके पे शराब खरीद रहा था, वहाँ पे इसका मृतका से संपर्क हुआ था और कुछ दूरी पे छोड़ने के आपस में बात हुई थी। जब एक साथ ये लोग ई रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान इनके बीच आपस में शराब पीने की एक साथ और कुछ शारीरिक इंटीमेसी की आपस में बात हुई थी, जिसको लेके ये अपने मित्र सूरज के झोपड़ी पे महिला को लेके गया था, जहाँ पे इनके द्वारा शराब पी गई थी और अन्य कार्य हुए थे। इसी बीच इसके बाद महिला द्वारा जब इनसे पैसे की डिमांड करी गई तो ये लोग महिला पर आक्रोशित हो गए और इनके बीच आपस में झगड़ा हो गया। जब महिला द्वारा शोर मचा के इनको पुलिस को देने की बात करी जाने लगी तो क्षुब्ध होकर इनके द्वारा महिला पे आक्रामक तौर पे उसे धक्का दिया गया, जिससे महिला वहीं पे मौके पे बेहोश हो गई। महिला के बेहोश होने के बाद ये लोग घबरा गए और रात्रि में महिला को उठा के उसकी बॉडी पास में ही गोमती नगर में एक जगह पे रख के वहाँ से निकल गए। इसी दौरान बाद में महिला की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, कुछ चोटें निकली हैं। पुलिस द्वारा बाकी सारी डिटेल्स के लिए फॉरेंसिक्स के यहाँ भेज दिया गया है। मौके से पुलिस को घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद किया गया है, महिला की एक जोड़ी चप्पल और महिला का आधार कार्ड अभियुक्त के झोपड़ी से बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर केस का बहुत ही जल्दी खुलासा किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इंग्लैंड के संसद में भारतीय जल संस्कृति और नदी संरक्षण पर प्रभावशाली प्रस्तुति दे चुकी वाटर वुमन शिप्रा पाठक आज लखनऊ पहुंची। शिप्रा पाठक वही पर्यावरण कार्यकर्ता है जिन्होंने गोमती नदी के उद्गम स्थल से लेकर कैंथी तक 1008 किलोमीटर की पद यात्रा कर दुनिया के सामने गोमती की दिव्यता और महत्व को स्थापित किया और इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय नदियों विशेषकर गोमती की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रस्तुति दी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना गया और लंदन में महाकुंभ पुस्तक का विमोचन होने के बाद अब वहां से एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आने की तैयारी में है और लखनऊ पहुंचकर शिप्रा पाठक ने आज गोमती पूजन किया और लोगों से अपील की है कि गंगा और गोमती जैसी नदियों का महत्व समझे और उनके संरक्षण में आगे आए। शिप्रा पाठक गोमती नदी की इस तरह की लंबी पद यात्रा करने वाले देश की पहली महिला मानी जाती है। आप लखनऊ आई हैं तो गोमती नदी को लेकर क्या विचारधारा है, क्या सोच है, किस तरह से काम कर रहे हैं? नर्मदे हर 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 गोमती। सबसे पहले तो मैं आदि गंगा गोमती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शायद भारत की वो इकलौती परिक्रमा है जो माँ गोमती के उद्गम से उनके संगम तक मैंने की थी और तभी ये प्रण भी किया था कि गोमती के दोनों किनारों को हमें हरा भरा बनाना है और गोमती जो राजधानी लखनऊ की जीवित इकाई है उसको सच में जागृत करके इस राजधानी को पूर्वकालीन अवस्था में लेकर आना है। और इसी में पिछले दिनों मैं लंदन गई थी
तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मैंने वहाँ भी आदि गंगा गोमती का विषय उठाया था कि कैसे हमारी नदियों को माँ और देवी केवल भारत में माना जाता है। तो मेरी माँ गोमती से वो आस्था है और मुझे लगता है कि जो गंगा से भी पहले आई हुई है पृथ्वी पर, उस गोमती के प्रति हम सबका भाव जागृत अवस्था में आना चाहिए। नहीं, अभी लंदन पार्लियामेंट में जब मैं गई थी बोलने, तो वहाँ की मेयर के द्वारा हमने महाकुंभ में जो हमारे पंचतत्व संस्था के कार्य थे, जिसमें हमने थैला थाली और पौधों का वितरण 45 दिन कुंभ में रहकर किया था, उसकी एक बुकलेट तैयार की थी जिसका अंग्रेजी संस्मरण का विमोचन हमने लंदन की मेयर के द्वारा कराया। मेरा कारण शायद यही था, संकल्प यही था कि कुंभ एक आयोजन, एक इवेंट या एक उत्सव नहीं था जो एक पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक या शिवरात्रि के साथ ही पूर्ण हो जाए। जहां 67 करोड़ लोग देश विदेश से एक नदी के किनारे का आंचल पकड़ने को भाग खड़े हों, एक दृश्य देखने के लिए लालायित हो उठें, एक डुबकी के लिए वो कहीं ना कहीं छटपटा रहे हों, उस आयोजन को सिर्फ शिवरात्रि में पूर्ण ना होकर अगले कुंभ तक हमें जागृत रखना है। और विदेशों की धरती पर मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ वहाँ उस महाकुंभ की जो गाथा है उसे पहुँचाने का पूरा प्रयास करूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे होम टीवी भारत।